हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है साइंस का, एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका हम ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, ये एक रशियन केमिस्ट हैं और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के फील्ड में। क्लियर है? चलिए, तो इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो ये एक रशियन केमिस्ट है, पूरा नाम इनका क्या है? डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसका मेन आधार क्या है। ठीक है कि नहीं क्या? और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके द्वारा जो दिया गया लॉ है एक वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है कि नहीं क्या? तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया था जो कि है क्या? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो क्या कहता है ये पीरियोडिक लॉ, और फिर देखेंगे हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में बच्चों मैंने एक तो एटॉमिक थ्योरीज डिस्कस कर दी थी, 4 मेन थ्योरीज। उसके बाद हमने क्या किया था, जो 2 मेन साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फील्ड में। पहला हमने देखा था जे डब्ल्यू डॉब्रिनर का, ठीक है, डॉब्रिनस ट्रियाड्स। उसके बाद हमने देखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है कि नहीं क्या? तो ये हमारा थर्ड कंट्रीब्यूशन है इवानोविच, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव का। ठीक, तो स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। बच्चों, क्या कहता है ये? तो ये लॉ के अनुसार मेंडलीव ने क्या कहा कि यदि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगा देना तो रेगुलर इंटरवल्स पे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट करेंगे अपने आप को। तो वो जो न्यूलैंड ने बताया था कि हर 8वां एलिमेंट रिपीट करेगा, उस 8वें शब्द को हटा करके इसने क्या बोला मेंडलीव ने कि देयर विल बी certain instances where the elements with similar properties will be repeated after डेफिनेट इंटरवल। अब ये इंटरवल अलग अलग हो सकता है, सेम टू सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट। ठीक है कि नहीं क्या? क्योंकि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स का जो लॉ था वो 20 एटॉमिक नंबर जो था कैल्शियम, उसके बाद डिस्टर्ब हो गया, फिर वो गैप बढ़ गया था। ठीक है, सो कुल मिला के बात यह कि मेंडलीव ने भी वही गलती की जो पीछे वालों ने की कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का, जो एटॉमिक मास है उसी को प्राइमरी क्राइटेरिया, फंडामेंटल क्राइटेरिया मान लिया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर का। तो सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो एलिमेंट्स जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर क्यों है? बिकॉज उनके एटम्स का मास अलग है, ये कहना था मेंडलीव का। और इसी को उसने इन शब्दों में प्रकट किया लॉ के रूप में, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होंगे। और ऐसा रिपीटेशन क्यों होता है और डिसिमिलरिटी क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस। ठीक है ना? सो इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक, चलिए, तो अभी हम देख लेंगे बच्चों, मेंडलीव ने भी क्या है, एक अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। तो इस टेबल के कुछ सैलेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लेंगे। तो राइट डाउन द सैलिएंट, सैलिएंट होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन के बाद में जो टेबल, तो उसने बच्चों एलिमेंट्स को 8 अलग अलग वर्टिकल कॉलम्स में जैसा है, प्रत्येक कॉलम को ग्रुप कहा गया। तो देखो यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। ठीक है, 8 ग्रुप्स में रखा गया। ठीक है, और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल जो रोज है एलिमेंट्स की उसको सीरीज कहा गया। क्या कहा गया? सीरीज कहा गया। ठीक है कि नहीं क्या? तो सॉरी, पीरियड कहा गया। तो ऐसे पीरियड्स की लिस्ट थी कितनी? 6 पीरियड्स हैं। तो टोटल देयर आर 8 ग्रुप्स एंड देयर आर 6 पीरियड्स इन इस टेबल। इनके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए, तो बच्चों टेबल बनाने का मकसद ये है क्योंकि टेबल फॉर्म में क्या होता है, इजीली हम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में। ठीक है, ये समझने में आसान होता है। तो कोशिश ये थी, प्रयास ये था कि सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेम वर्टिकल ग्रुप में रखा जा सके। अब जैसे मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 है तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होने चाहिए। इसी के बाद ग्रुप नंबर 2 है, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होने चाहिए। ग्रुप नंबर 3 है, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज के, एंड सो ऑन। समझ आ गया कि नहीं क्या? तो आइडिया ये था, ही वांटेड टू पुट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम वर्टिकल ग्रुप। ठीक है, और अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले अलग अलग ग्रुप में रखने की कोशिश की गई। ठीक है, जिससे कि क्या, अगर हम एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लें तो उसके नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी से मेल खाएंगी। तो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना कहीं ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इजी होगा। चलिए, तो क्या कहा उसने, देखिए,
फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए मेंडलीव कंसिडर्ड देयर एटॉमिक मास एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेंडलीव ने भी क्या है, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए क्या है, एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक मास ही वो प्रॉपर्टी है जिसके बदलने से एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आता है। ठीक है कि नहीं क्या? और क्योंकि प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती है, तो इस रिपीटेशन को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिसिटी। क्या कहा इसको? पीरियोडिसिटी, अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो देखो, ही फाउंड दैट, क्या पता लगा, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में यदि जचाया जाए तो क्या पता लगा, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। बच्चों क्या कहने से बचा वो, हर आठवां एलिमेंट, जो कि न्यूलैंड्स ने बोला था, तो वो नहीं कहा उन्होंने, बस ये बोला कि रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। एंड दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स, इसी को नाम दिया गया पीरियोडिसिटी। समझ में आ गया? और जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बाद में देखेंगे ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ही अरेंज वेरियस एलिमेंट्स इन ए टेबुलेटेड फॉर्म, और उसने टेबल के रूप में अलग अलग एलिमेंट्स को जचाया। सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक वर्टिकल कॉलम में रखा, ग्रुप में रखा। ठीक है, और ये जो टेबल है ये कहलाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों न्यूलैंड्स ने अपने समय के 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का प्रयास किया, 56 भी पूरे नहीं रख पाया था वो। ठीक है, कईयों को तो जगह बनी नहीं पाई, और मेंडलीव के समय तक कुछ और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो मेंडलीव के समय तक 63 एलिमेंट्स वर नोन। ओके, और इसने 63 एलिमेंट्स को अपनी टेबल में जगह दी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके फीचर्स। मैं आपको पहले तो टेबल के बारे में समझा दूं, फिर वर्बल इंफॉर्मेशन हम बाद में रीड करेंगे। ठीक है, सो जो डार्क ग्रीन में है ये टाइटल्स हैं आपके। तो उसने जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या है, 8 वर्टिकल कॉलम्स में रखा। इन कॉलम्स को कहा गया ग्रुप। सो देयर इज ग्रुप नंबर 1 2 3 जो कि आपके टॉप पे रोमन में लिखे हुए हैं। ठीक है, नहीं रोमन न्यूमेरल्स में लिखे हुए हैं, ये ग्रुप है। अब इन 8 ग्रुप्स में से बच्चों ध्यान देना, शुरू के जो 7 ग्रुप हैं उस ग्रुप को, हर एक ग्रुप को फर्दर 2 सेक्शंस में विभाजित किया। इनको नाम दिया गया सेक्शन ए, सेक्शन बी। लेफ्ट साइड में सेक्शन ए लिखा है, राइट साइड में सेक्शन बी। सो फर्दर फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to group number 7, each group was further divided into 2 sections. These were section A and section B. तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन ए के नीचे लिखे गए हैं, कुछ हैं जो सेक्शन बी के नीचे लिखे गए हैं। तो ए और बी अगर वो एक ही ग्रुप में आ रहा है तो इनमें थोड़ा स्लाइट फर्क है, बट मोरलेस प्रॉपर्टी सेम है, मामूली सा क्या रिएक्टिविटी में फर्क आ जाएगा। ठीक है कि नहीं क्या? तो जो ऊपर लिखे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले थोड़े से कम रिएक्टिव है। समझ में आ गया? चलिए, तो from group number 1 to group number 7, each group is further divided into 2 vertical columns, और इन्हीं को sections कहा गया है। जबकि ग्रुप नंबर जो 8 है बच्चों, इसमें वर्टिकल पार्ट्स नहीं बनाए गए हैं, इसमें तीन एलिमेंट्स के समूह रखे गए हैं। समझ में आ गया? और इस एलिमेंट्स को कहा गया ट्रांजिशन सीरीज। अब इन बाकी जो 7 ग्रुप्स हैं इसमें और ट्रांजिशन सीरीज में क्या फर्क है बच्चों? जो बाकी ग्रुप्स हैं 7, उसमें बच्चों समानता वर्टिकल है। कैसी समानता है? वर्टिकल, मतलब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेल खाते हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यहाँ सेकंड वाले ग्रुप में ये मेल खाएंगे ऊपर से नीचे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड वाले में ये मेल खाएंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। समझ में आ गया? वर्टिकल रिजेम्बलेंस है, वर्टिकल समानता है। लेकिन जो ट्रांजिशन सीरीज है ना बच्चों, उसमें वर्टिकल समानता नहीं है और ना उसमें हॉरिजॉन्टल समानता, कैसी भी समानता नहीं है। देयर इज ए स्लाइट चेंज इन प्रॉपर्टीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना तो थोड़ा मेल खाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल मोर और लेस सेम ही प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर सी प्रॉपर्टी है, बट स्लाइट चेंजेस आ जाते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस दिस ग्रुप। तो ये जो चीज है, तीन एलिमेंट्स का जो समूह है, हॉरिजॉन्टल रो है छोटी सी, इसको ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया गया। समझ में आ गया? ये तो थी जानकारी बच्चों ग्रुप्स के बारे में। समझ में आ गया? ओके, अब हम बात कर लेते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, रोज मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल कतार जो होते हैं साइड वाइज। ठीक है, इसको नाम दिया गया पीरियड्स। ऐसे टोटल 6 पीरियड थे। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, उसका थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब इसमें से बच्चों जो शुरू के 3 पीरियड है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड, उसमें हॉरिजॉन्टल रोज एक एलिमेंट्स की है, सिंगल एलिमेंट्स की। तो इसमें तो एक सिंगल सीरीज है। और बाकी जो नीचे के जो 3 हमारे पीरियड्स हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ईच ऑफ दीज पीरियड्स दे वर फर्दर स्प्लिट अप इनटू
टू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, और इनको नाम दिया गया सीरीज। तो वर्टिकल वाले में सेक्शन से ए एंड बी, और हॉरिजॉन्टल वाले में लास्ट के जो 3 है उसको फर्दर 2 सीरीज में विभाजित किया गया। तो पहला जो ऊपर वाला एलिमेंट्स की लाइन है वो फर्स्ट सीरीज है, और नीचे वाली है वो सेकंड सीरीज है। तो ये लास्ट के 3 के साथ हो रहा है, ऊपर वाले में सिर्फ एक ही लाइन है। समझ में आ गया? तो द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पीरियड नंबर 4, 5 and 6, they were further divided into 2 horizontal rows of elements known as series 1 and series 2. Okay, first series and second series. क्लियर है चीज? तो इनमें भी स्लाइट डिफरेंस है, बस खाली नीचे वाले थोड़े से कम रिएक्टिव, ऊपर वाले थोड़े ज्यादा रिएक्टिव है, ये फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। उसका एक इंपॉर्टेंट चीज और की मेंडलीव ने, क्या किया बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स जो भी हैं, वो बच्चों हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं का? तो अगर हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनेगा। तो उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स है, इनको जनरली लेटर आर से रिप्रेजेंट किया, लेटर आर। और आर जो है लेटर कोई भी, अब जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे वर इन जनरल रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। तो आर कोई भी एलिमेंट है और वो आर जो है हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाएगा तो आर का हाइड्राइड हो गया, ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाएगा आर का ऑक्साइड हो गया। तो इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूले लिख दिए। क्या लिख दिए? जनरल फॉर्मूले। अब देखिए ग्रुप नंबर 1 में आर और आर एच लिखा है, इसका मतलब ये है जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ये गलत हो गया बच्चों, ये आर ओ नहीं आएगा, ये R2O आना चाहिए। यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इमेज ले ली थी वैसे डाउनलोड करके, तो यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे। ये R2O है, टेक्स्ट बुक में भी R2O होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा? R2O फर्स्ट ग्रुप में, और हाइड्राइड का RH। समझ में आ गया? तो R2O का मतलब ध्यान देंगे, अब हाइड्रोजन है, अगर इसका हमको ऑक्साइड बनाना है तो एलिमेंट R की जगह H रखेंगे, तो R2O मतलब H2O, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, सब एलिमेंट्स R की जगह एलिमेंट्स पुट कर देना R2O, ठीक है। हाइड्राइड लिखना है तो H, तो H के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, या HH करेगा तो H2 बन जाएगा। उसके बाद LiH, NaH, KH, उसके बाद RbH, उसके बाद CSH। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्राइड बनाएंगे। जो कम रिएक्टिव है बच्चों, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इनको सीरीज सेकंड में रखा है, लोअर साइड में रखा है, लोअर रिएक्टिविटी वाले। समझ में आ गया? तो इनके रिएक्शन से मामूली सा फर्क आएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम ग्रुप 2 पे प्रोसीड करें तो ग्रुप 2 पे बच्चों ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है RO और हाइड्राइड का RH2। तो एक और बार देख लेते हैं, ऑक्साइड में RO है तो BeO, MgO, CaO, ZnO, SrO, कैडमियम CdO, BaO, HgO। समझ में आ गया? और अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो हाइड्राइड सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव वाले बनाएंगे, BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2। और ये जिंक, कैडमियम और जो मर्क्यूरी है वो हाइड्राइड नहीं बनाएंगे, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो सीरीज 2 जो है उसके थोड़े से फर्क आएगा सीरीज 1 के एलिमेंट्स के मुकाबले रिएक्टिविटी में, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें हाइड्राइड का ऑक्साइड का फॉर्मूला है R2O3, हाइड्राइड RH3। फोर्थ वाले में RO2, RH4। फिफ्थ वाले में ऑक्साइड R2O5 एंड RH3। उसके बाद सिक्स्थ वाले में RO3 एंड हाइड्राइड RH2। उसके बाद सेवंथ वाले में R2O7 एंड हाइड्राइड RH। और फाइनली एट्थ वाले में RO4। समझ में आ गया? तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले लिखे, ठीक है कि नहीं? क्या तो ये था बच्चों मेंडलीव का जनरल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बच्चों इसके कुछ पहले तो हम देखेंगे जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, वर्बल इंफॉर्मेशन, सैलिएंट फीचर्स, मेन फीचर्स क्या हैं इसकी टेबल के। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी तक पिछले जो हमने दोनों देखे बच्चों उनके डिसएडवांटेजेस हमको देखने को मिले। डोब्रिनर के डिसएडवांटेजेस ही थे, को केवल 9 ही एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाया। न्यूलैंड जो होता है उसके भी काफी सारे डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े, लिमिटेशंस पढ़े। तो बच्चों इसके पहली बार ऐसा हुआ कि इसके 1-2 एडवांटेजेस भी हैं। समझ में आ गया? इसके क्या है, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट भी हैं। तो डीमेरिट 4 है और मेरिट भी है, वो देखेंगे। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों कंप्लीट ये पैकेज है, कंप्लीट क्वेश्चन आता है इसका कई बार। चलिए तो अभी हम पहले देख लेते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आधार क्या चुना उसने? तो उसने बच्चों आधार चुना क्या? एटॉमिक मास को, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मास भिन्न है एलिमेंट्स का, तो उन्होंने कहा कि यही क्या है, उनके जो डिफरेंस है केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका कारण है एटॉमिक मास, ठीक है। तो मेंडलीव यूज्ड एटॉमिक मास एज द बेसिक क्राइटेरिया इन क्लासिफाइंग एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को उन्होंने मेन क्राइटेरिया, आधार चुना, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। He arranged all the elements in increasing order of their atomic masses and then tried to place element having similar properties in the same vertical column। यहां पे एलिमेंट्स कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो बच्चों
क्या किया उन्होंने, जितने भी एलिमेंट्स उनको बढ़ते क्रम में लगा दिया एटॉमिक मास के हिसाब से, और फिर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको सेम वर्टिकल कॉलम, जिसको कि हम ग्रुप कहते हैं, उसमें रखा। ठीक है, तो अब ऐसे ग्रुप्स क्या थे और हॉरिजॉन्टल रोज जो है पीरियड्स थे, तो इनकी संख्या कितनी थी? इन हिज पीरियोडिक टेबल देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल जो कॉलम है वो 8 है, इनको ग्रुप कहा गया। एंड देयर वर 6 हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, दीज वर नोन एज पीरियड्स। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आता है कई बार ग्रुप किन्हें कहते हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। उसके बाद टू रिप्रेजेंट वेरियस एलिमेंट्स इन द टेबल ही यूज द अल्फाबेट आर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए उसने अल्फाबेट क्या यूज किया? कैपिटल आर। और हर ग्रुप के टॉप पे उसने जो भी मेटल या एलिमेंट का जो ऑक्साइड और हाइड्राइड है उसका फॉर्मूला भी लिखा। समझ में आ गया? सो अल्फाबेट आर से उसने डिनोट किया एलिमेंट को, एंड गेव, क्या कर लेंगे आप? पास्ट टेंस में कर लेंगे बच्चों। ठीक है, गेव द जनरल फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप, हर ग्रुप के टॉप पे उसने क्या है? जनरल फॉर्मूला दिया, किसका? ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड का, जो मैंने अभी बताया आर एच और आर ओ के रूप में। उसके बाद बच्चों मैंने बताया लास्ट के जो 3 पीरियड्स हैं, कौन से वाले? 4th 5th एंड 6th। ये जो तीनों पीरियड है उसको फर्दर दो अलग सीरीज में स्प्लिट किया गया, हॉरिजॉन्टल सीरीज में, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। तो द 4th 5th एंड 6th पीरियड्स वर डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज, तो इनको कहा गया सीरीज 1 एंड सीरीज 2, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ठीक, और जो वर्टिकल कॉलम्स है ना बच्चों, ग्रुप्स, इनमें से फर्स्ट 7 ग्रुप को दो सेक्शंस में बांटा गया है। तो द वर्टिकल ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 7 दे वर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ईच, ए एंड बी। जबकि जो आखिरी वाला हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8, इट कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसको ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे क्या है? वर्टिकल रिजेंबलेंस नहीं है, जबकि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल चेंज इन प्रॉपर्टीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, द लास्ट ग्रुप नोन एज ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन मतलब स्लो चेंज इन प्रॉपर्टीज। तो थोड़ी बहुत समानता है लेकिन असमानता भी है जब हम एक से दूसरे पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करते हैं राइट साइड में। द लास्ट ग्रुप नोन एज ट्रांजिशन सीरीज consisted of ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। तो समानता किसमें होगी भाई? जनरल प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको बता दूं आयरन, कोबाल्ट और निकल ले लेते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब ये तीनों ही मैग्नेटिक मेटल बच्चों, तीनों में मैग्नेटिक गुण होते हैं, तीनों हैवी मेटल्स हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तीनों की मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिएक्शंस में वैलेंसी में फर्क भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो एंटायरली 100% प्रॉपर्टीज मैच नहीं होंगी, कुछ समानताएं तो कुछ थोड़ी थोड़ी असमानताएं भी है। ठीक है, तो इनको कहा गया ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए ये तो था जनरल जानकारी बच्चों मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में, टेबल के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे बच्चों, इसके एडवांटेजेस क्या है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक दो चीजें फायदेमंद भी हुई। ठीक है, तो राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एग्जाम में पूछा जाता है, और उसके बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट एंड डीमेरिट आपको कई बार कोई एक आइटम भी पूछ लेते हैं, अकेले मेरिट या अकेले डीमेरिट, तो आपको दोनों ही अच्छे से याद करने हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरिट्स बच्चों कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट बच्चों, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जचाया, तो जचाते वक्त बच्चों ऐसे उसके सामने कुछ इंस्टेंसेस आए कि भाई एक ग्रुप के नीचे उसने एलिमेंट जचा लिए, दूसरे में जचा रहा है, तो पता लगा कि एक पर्टिकुलर जगह पे एलिमेंट वहां ना आके अगले में आ रहा है, तो वहां उसको खाली गैप छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे मेल ही नहीं खा रहा। ठीक है, तो एलिमेंट्स को जचाते वक्त बच्चों कई बार ऐसे जगह आई कि एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में ना रख के उसको अगले में शिफ्ट करना पड़ेगा, उससे भी अगले में शिफ्ट करना पड़ेगा, एक दो जगह गैप रखने पड़े क्योंकि प्रॉपर्टीज मेल नहीं खा रही थी। ठीक है, तो खाली जगह छोड़नी पड़ी, तो लोगों ने इसको उनकी कमजोरी समझ लिया कि आपकी तो पीरियोडिक टेबल में खाली जगह है, ये तो इनकम्प्लीट है। तो मेंडलीव ने बच्चों इसी ड्रॉबैक को, जो कि लोगों ने ड्रॉबैक के रूप में इसको समझा कि इनकम्प्लीट है, टेबल में गैप्स हैं, इसी को उन्होंने क्या है एक तरह से अपने फेवर में मोड़ के इसको अपना मेरिट में कन्वर्ट कर लिया। तो उन्होंने क्या बताया मेंडलीव ने कि ये गैप तो उन एलिमेंट्स के लिए छोड़े गए हैं जो अभी डिस्कवर होना बाकी है, अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुई है, और भविष्य में ये जो गैप्स हैं इनमें जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो आने वाले हैं, और उन एलिमेंट्स जिनकी की डिस्कवरी होगी भविष्य में, उनके प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया, क्योंकि जिस ग्रुप में वो जगह छोड़ी उस ग्रुप के आधार पे उन्होंने बता दिया लगभग इस मास के आसपास एक एलिमेंट डिस्कवर होगा फ्यूचर में, और उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, उसके एलिमेंट का जो जनरल ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला ये होना चाहिए, हाइड्राइड का ये होना चाहिए, हैलाइड या क्लोराइड का फॉर्मूला ये होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने जनरल क्या प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर दी
डिस्कवरी से पहले, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बाद में बच्चों जब पता चला वो जो एलिमेंट्स है उनकी जब रियल में बाद में डिस्कवरी हुई तो पता लगा उन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को उन जगहों पे रखा जा सका और उनकी प्रॉपर्टीज वही निकली एग्जैक्टली जो कि मेंडलीव ने पहले से ही प्रिडिक्शन किया था। तो ये एक तरह से उसका मेरिट साबित हुआ। डिस्कवरी से पहले ही क्या है, आप करेक्ट प्रेडिक्शन दो और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं, उसकी टेबल पे ले चलता हूं, फिर वापस लाऊंगा इस पॉइंट पे। थोड़ा पॉइंट बड़ा है तो उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए ध्यान से सुनना बच्चों, ये मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है, ओरिजिनल ऐसी नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, ग्रुप नंबर 3 में आ जाते हैं। ये ग्रुप नंबर 3 में देखेंगे ध्यान से, जो एल्यूमिनियम दिख रहा है ना आपको, एल एल्यूमिनियम, थर्ड पीरियड में, इस एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम वाला स्थान उसने खाली छोड़ दिया था। सीरीज 2 फोर्थ पीरियड में गैलियम वाला स्थान खाली छोड़ दिया था, एक यहां गैप था। उसके बाद सिलिकॉन जो है उसके नीचे जस्ट फोर्थ पीरियड में जर्मेनियम वाला स्थान खाली छोड़ दिया था। और बच्चों जो थर्ड वाला ग्रुप है उसमें स्कैंडियम जो है, तो गैलियम वाला जो खाना है दोनों, स्कैंडियम ये खाली। तो ये तीनों बेटो जो ट्रायंगल बन रहा है ना अपना, ये गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम, ये तीनों ही मेंडलीव के समय में ये एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं थे। तो यहाँ क्यों लिखे हैं, ये डिस्कवरी के बाद में लिखे गए। तो मेंडलीव ने यहाँ पे खाली जगह रखी थी। अब खाली जगह रखी थी तो कुछ तो लिखना ही था यहाँ पे, तो मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स के आर्बिट्ररी नाम रख दिए। ध्यान से सुनना, नाम क्या रखे। तो बच्चों ये जो एल्यूमिनियम है इसके जस्ट नीचे एक एलिमेंट आना था, तो मेंडलीव ने क्या बोला कि यहां जो एलिमेंट आने वाला है उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच होंगी, तो वो एल्यूमिनियम जैसा होगा एंड वन नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एक नेक्स्ट आएगा वो। ठीक है, तो इसको नाम दिया उन्होंने एक्का एल्यूमिनियम। बच्चों संस्कृत में एक्का शब्द का मतलब होता है वन मोर। ठीक है, तो एक्का एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से एक अधिक मतलब अगला एलिमेंट सीरीज में, सीक्वेंस में, ग्रुप में। समझ में आ गया। तो जो गैलियम था, गैलियम के स्थान पे उन्होंने क्या नाम दिया था, एक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बाद में जब गैलियम की खोज हुई, उसकी प्रॉपर्टीज पता लगा कि मेंडलीव ने जिस चीज को एक्का एल्यूमिनियम बोला था उससे मैच हो रहा है, तो बाद में इसको गैलियम नाम रख दिया गया। तो याद रखेंगे गैल, गैल, तो देखो गैलियम में भी एल आ रहा है, गैलियम GALLIUM, गैल, एल, तो एल्यूमिनियम से मैच हो रहा है, तो एक्का एल्यूमिनियम तो इसको कहा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट देखेंगे सिलिकॉन जो था, उसके नाम के आधार पे जर्मेनियम में जो खाली जगह छोड़ी थी उसको उन्होंने नाम दिया एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ध्यान रखते हैं, SI, आई फॉर वॉवेल, एंड GEE में E भी वॉवेल है, तो वॉवेल वॉवेल का मैचिंग है, ध्यान देना। तो सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम में दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो I और E दोनों वॉवेल्स, ऐसे याद रख लेना, मैचिंग मैचिंग। तो सिलिकॉन की तर्ज पे, सिलिकॉन के नाम से उसने जर्मेनियम के स्थान पे क्या लिखा था, एक्का सिलिकॉन। और बच्चों स्कैंडियम, स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टीज अधिकतर मैच होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले बोरॉन से, ऊपर वाले से, तो बोरॉन से मैच होती है, तो इसको नाम दिया गया एक्का बोरॉन, वन नेक्स्ट टू बोरॉन इन प्रॉपर्टीज, एक्का बोरॉन। अब इसमें बोरॉन एक हमारा कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे देखो लास्ट में S और C दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे याद रख लेना। समझ आएगा, या फिर B के बाद में C आता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो सिलिकॉन से मैच होती थी प्रॉपर्टी जर्मेनियम की, बोरॉन से मैच हुई स्कैंडियम की, और एल्यूमिनियम से मैच हुई गैलियम की। तो एक का एल्यूमिनियम वाज गैलियम, एक का बोरॉन वाज स्कैंडियम, एक का जर्मेनियम वाज सिलिकॉन। डिस्कवरी के बाद में इन तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच हो गई जो कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी, तो ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट था। और दूसरा एक और मेरिट बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहीं पे बता देता हूं आपको मैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नोबल गैसेस हैं, कौन कौन सी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। बच्चों मेंडलीव के समय में किसी भी नोबल गैस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में, ये धरातल पे तो है नहीं भाई, गैस है तो सारी गैस एटमॉस्फेयर में होंगी, और एटमॉस्फेयर में भी इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत 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 कम है, नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन है। सो बिकॉज ऑफ द ट्रेस क्वांटिटीज, बहुत बहुत कम क्वांटिटी के कारण इनको पहचाना जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेंडलीव के समय किसी भी नोबल गैस के बारे में जानकारी नहीं थी बच्चों, लेकिन नोबल गैस किसी भी से भी रिएक्ट नहीं करती। उनकी प्रॉपर्टीज उस समय के जो 8 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स मौजूद थे इनसे किसी से भी मैच नहीं हुई। जब बाद में भविष्य में डिस्कवरी भी हुई ना नोबल गैसेस की लेटली, तो हुआ ये कि केमिकल रिएक्शंस में प्रॉपर्टीज में जो नोबल गैसेस थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये ना तो ग्रुप 1 से मेल खाई, ना 2 से, 3 से, 4 से, 8 तक किसी भी ग्रुप के एलिमेंट से मेल नहीं खाई। तो मतलब ये होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाना चाहिए। तो कहां रखे इनको, तो हुआ ये कि अलग से 8वें ग्रुप के एंड पे
एक नया ग्रुप बना पाना संभव हो पाया। समझ में आ गया? तो 8वां जो ग्रुप है उसके बाद एक नया ग्रुप बनाना संभव हो पाया, और जो नया ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 9 कहलाया, और उसमें क्या कर दिया गया, नोबल गैसेस को ऐड कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इससे पता है क्या है कि बीच में जगह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इमेजिन करो कि कोई एक एलिमेंट डिस्कवर हो जाता जो थर्ड वाले ग्रुप में हमको यहां जचाना होता, तो जगह कहां से बनाता, वो खिसकाता थोड़ी वो। ठीक है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड एलिमेंट सब भरे पड़े हैं, अब इसमें कोई बीच में एक और एलिमेंट की डिस्कवरी हो जाए तो उसको कहां रखता, प्रॉब्लम होती। तो बढ़िया क्या रहा कि नोबल गैसेस जो थी उस समय काफी लेट डिस्कवर हुई थी, और मेंडेलीव के समय पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन जब उनकी डिस्कवरी हुई, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट, एंड वंस दे वर डिस्कवर्ड, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज किसी भी उस समय के एग्जिस्टिंग एलिमेंट से मैच नहीं हुई, दे कुड इजीली बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, in a separate group, that is group number 9 at the end of the periodic table, and due to this the existing order of the periodic table was not disturbed। उनके लिए जगह बनाने की आवश्यकता, एडजस्टमेंट की आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो दो मेन क्या है, ये मेरिट्स माने जाते हैं किसके, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के। तो पढ़ते हैं दोनों मेरिट्स बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड सक्सेसफुली प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज आल्सो। तो पहला तो उसने खाली गैप छोड़े अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज भी सही सही उसने पहले से ही प्रिडिक्शन कर दिया, पूर्वानुमान लगा लिया। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स कौन से तीन बताए थे मैंने, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव के समय ये थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। Therefore, long before their discovery, उनके डिस्कवरी से बहुत पहले ही these elements were respectively named एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। तो स्कैंडियम को नाम दिया किसने, मेंडलीव ने, एक्का बोरॉन, एक्का मतलब वन मोर, गैलियम को एक्का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एक्का सिलिकॉन। समझ में आ गया, मेंडलीव ने नाम दिया। हेयर एक्का मींस वन, तो मतलब वन है, तो एक अगला, तो एक्का बोरॉन मतलब बोरॉन से एक अगला सेम ग्रुप में, वर्टिकल ग्रुप में। तो these names were given on the basis of preceding elements in the same group, सेम ग्रुप में पिछला जो एलिमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम वो बोरॉन से मैच होता था, तो इसलिए एक का बोरॉन नाम रखा उसका, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से उनका नामकरण किया। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस एलिमेंट्स, इनकी डिस्कवरी के पश्चात क्या पता लगा, देयर प्रॉपर्टीज मैच्ड टू दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेंडलीव के द्वारा जो भी प्रेडिक्शन किया गया था उन प्रॉपर्टी से एग्जैक्टली मेल खा गई। समझ में आ गया। हेंस एक का बोरोन जो है उसके स्थान पे बाद में रिप्लेस करके क्या लिख दिया गया, स्कैंडियम लिख दिया गया, 21 नंबर पे आता है। एक का जो गैलियम है उसके एक का एल्यूमिनियम के स्थान पे गैलियम रख दिया गया जो कि 31 नंबर पे आता है, और एक का सिलिकॉन के स्थान पे जर्मेनियम लिख दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं, कहा ये तीनों को उनसे रिप्लेस कर दिया गया। समझ में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा मेरिट नंबर 1। उसके बाद बच्चों सेकंड मेरिट क्या है देखेंगे, नोबल गैसेस सच एस, मैं बता चुका हूं कौन सी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये हमारी क्या है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के कारण बच्चों इनकी डिस्कवरी काफी लेट हुई, अधिकतर समय तक पता ही नहीं था इनके बारे में, तो मेंडेलीव के समय भी कोई नहीं थी। सिंस दीज गैसेस वर इनर्ट, और इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, कंपाउंड नहीं बनाती, मॉलिक्यूल भी नहीं बनाती, एटम के रूप में ही पाई जाती हैं, तो क्या हुआ, ये किसी भी उस समय के नॉन एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज मेल नहीं खाई, तो 1 से लेकर 8 तक ग्रुप में इनकी जगह ही नहीं बनी। समझ में आ गया। Since these gases were inert and they neither form compounds nor any molecules, ना तो कंपाउंड बनाती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, ना ही कोई मॉलिक्यूल बनाती, खुद के साथ भी मॉलिक्यूल नहीं बनाती। Their properties did not resemble with any of the existing elements in the periodic table, उस समय के periodic table के जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे, उनसे प्रॉपर्टीज का कोई मेल ही नहीं हुआ, तो 1 से 8 ग्रुप में तो रखना संभव नहीं था। तो क्या हुआ, ड्यू टू दिस they could be placed separately in a group without disturbing the existing order of the table। तो बिल्कुल 8वें ग्रुप के अंत में एक नया ग्रुप बना दिया गया और उनको अलग से एक ग्रुप में रख पाना संभव हो पाया, और बिल्कुल उसी हिसाब से उनकी सेटिंग हो गई कि जो लास्ट हमारा 8वां ग्रुप था, 8वें ग्रुप के बाद में उनका मास हल्का सा ज्यादा आया और उसके बाद में अगले पीरियड से एलिमेंट चालू हो गए, तो उनके मास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, ये तो थे बच्चों मेरिट्स। उसके बाद बच्चों कुछ डीमेरिट्स भी हैं, ध्यान से समझ लेते हैं डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डीमेरिट बच्चों एटॉमिक मास पे आधारित है, क्योंकि
क्योंकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों वो एटॉमिक मास डिपेंडेंट है। इसका मतलब मेंडलीव ने खुद कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनके मास अलग है। तो इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट का मास अलग है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, तो उसको अलग स्थान मिलना चाहिए, अलग अलग ग्रुप में आना चाहिए। ठीक, अब हम एक बात करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप बच्चों एक ही एलिमेंट के हल्के भारी एटम्स को कहते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल बता दूं, हाइड्रोजन के खुद के 3 आइसोटोप्स हैं, एक है हाइड्रोजन या प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। हाइड्रोजन या प्रोटियम जो है पहला आइसोटोप, उसका मास 1 AMU है, ड्यूटेरियम का 2 AMU है और ट्राइटियम का 3 AMU है। अब बच्चों ये तीनों के मास अलग अलग है, तो मेंडलीव के अनुसार क्योंकि मास अलग हैं 3, तो अलग ही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अलग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को अलग स्थान मिलना चाहिए। तो अकेले हाइड्रोजन के आइसोटोप से 3 स्थान घेरेंगे, और लगभग 80 to 90% ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल सब में आइसोटोप्स होते हैं। और इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हर आइसोटोप को एक अलग स्थान देना पड़ेगा। फिर ऐसे तो सैकड़ों जगह लगेंगी, हाइड्रोजन के लिए 3 जगह लगेंगी, ऑक्सीजन के लिए 2 जगह लगेंगी, क्लोरीन के लिए 3 जगह लगेंगी। मतलब अधिकतर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं हल्के भारी। और मेंडलीव के अनुसार तो अगर उनके मास में फर्क है, मास में भिन्नता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भिन्नता होनी चाहिए, तो उनको अलग स्थान मिलना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीव ने एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको अलग स्थान नहीं दे पाया, हाइड्रोजन की 3 जगह बननी चाहिए, हाइड्रोजन को उसने एक ही पोजीशन दी। तो इस प्रकार से तो उसको बहुत सारे स्पेसिस और क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो ये मेंडलीव ने नहीं किया, तो ये पहला ड्रॉबैक। सिंस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, मास आधारित थी, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट शुड बी गिवन डिफरेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं उनको अलग स्थान मिलना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उनके मास अलग है, मास अलग तो प्रॉपर्टीज अलग, प्रॉपर्टीज अलग तो अलग ग्रुप में आना चाहिए, तो अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। मेंडलीव कुड नॉट डू दिस। अब मैं बता दूं बच्चों, रिकलेक्ट करवा दूं, 9th में पढ़ा है आपने, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। एक ही एलिमेंट के भिन्न भिन्न एटम जिनका मास अलग अलग होता है उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स का स्थान अलग अलग बनता था, मेंडलीव ने नहीं किया। इवन हाइड्रोजन की 3 जगह बनती थी, नहीं किया। नेक्स्ट बच्चों, हाइड्रोजन ने बड़ा नाक में दम किया अधिकतर लोगों के, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है बच्चों जो 2 जगह मेल खाता है। बच्चों ये एक तो एल्कली मेटल से मेल खाता है और एक ये हेलोजन से मेल खाता है। मैं आपको दिखा दूं ऊपर एल्कली मेटल्स कौन से हैं और हेलोजन्स कौन से हैं, आपको टेबल में दिखा दूं, फिर हम बात करेंगे। चलिए, जो आपको ग्रुप नंबर 7 दिख रहा है बच्चों वो हेलोजन्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हेलोजन्स हैं, ठीक है कि नहीं क्या? और आपको जो ग्रुप नंबर 1 दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा अजीब एलिमेंट है ना, अजीब, वो ग्रुप नंबर 1 से भी मेल खाता है, इन सबसे भी मेल खाता है और ये इनसे भी मेल खाता है। अब ये अगर 2 जगह मेल खा रहा है तो मेन तकलीफ क्या हुई लोगों को? आपने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों रखा? ये 7th ग्रुप में भी रखा जा सकता था। अच्छा, यहां रखते तो भी परेशानी करते, यहां रखते तो बोलते कि फर्स्ट में क्यों नहीं रखा। तो भाई एक चीज एक समय में 2 जगह कैसे हो सकती है? ठीक है कि नहीं क्या? 2 जगह नहीं लिखा जा सकता, उसको एक स्थान दिया गया। तो ये मेन था, प्रॉब्लम थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो जस्टिफाइड नहीं है। इसको केवल एल्कली मेटल जो है ग्रुप 1 के साथ ही क्यों रखा गया, जबकि ये ग्रुप 7 के साथ भी रखा जा सकता था, हेलोजन से भी मैच खाता है। तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे नीचे मैंने कंपैरिजन दिया है, आपको ज्यादा रटना नहीं है, वो देख समझने के लिए दिया है कि हाउ डज दिस हाइड्रोजन एलिमेंट इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, एंड किस प्रकार से ये क्या है, जो हेलोजन्स है हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे भी मैच होता है। ठीक है, तो 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ एलिमेंट से रिजेंबल करता है, तो उसकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। भाई ग्रुप 1 में रखते हैं तो क्वेश्चन है 7th में क्यों नहीं रखा, 7th में रखते हैं तो 1 में क्यों नहीं रखा? समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट हमारा समझ में आ गया। चलिए, तो देखते हैं सेकंड पॉइंट, ही कुड नॉट असाइन प्रॉपर पोजीशन टू हाइड्रोजन। समझ में आ गया? वो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया, उसका जो पोजीशन थी इट वाज नॉट जस्टिफाइड। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रेजेंबलेंस,
वो किससे मेल खाता था? विद टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। तो यहां देखो लेफ्ट साइड में आपको एल्कली मेटल से समानता दी गई है, राइट साइड में हैलोजन से। बच्चों पहले मैं बता दूं एल्कली मेटल्स, ये मेटल कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाते। जितने भी एल्कली मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, +1 चार्ज आता है इनका, Na+, K+, लिथियम, Li+। तो जिस प्रकार से ये एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन H+। तो इस प्रकार से समानता है इनमें। दूसरी समानता ये है बच्चों, ये सारे के सारे जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, इनका जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है मेटल और फिर 2 फिर O, M2O मतलब। तो जैसे Na की वैलेंसी हमारी या चार्ज +1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 इधर लगेगा और 1 उधर नहीं लगाना हमको, ठीक है। तो Na2, तो इसका चार्ज +1 -2, तो 2 इधर लग जाएगा, 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं। तो Na2O, K2O, Li2O, Rb2O, CS2O। तो जिस प्रकार से हमारे एल्कली मेटल्स जो हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं, Na2O, K2O, सेम पैटर्न पे हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है H2O। तो जैसे इन्होंने देखो मेटल फिर 2 फिर O, हाइड्रोजन फिर 2 फिर O, समझ में आ गया? तो फॉर्मूला मैचिंग मैचिंग है। तो ऑक्साइड्स भी ये बिल्कुल मेटल ऑक्साइड्स की तरह ही बना रहा है, ठीक है, एल्कली मेटल्स की तरह। उसके बाद ये जो एल्कली मेटल्स है बच्चों, ये जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी जो हम ग्रुप नंबर 7 की बात कर रहे हैं वही, उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे देखो NaCl, KCl, आयनिक कंपाउंड्स हमारे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम क्लोराइड। उसी प्रकार से बच्चों हाइड्रोजन भी जो है ये इनके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? हैलोजन के साथ। और ये भी क्या करता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी सारे बनाएंगे। पोटेशियम, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड एंड सो ऑन, पोटेशियम भी बना लेगा। तो हैलाइड्स भी सेम तरीके से बनाते हैं। तो इस प्रकार से क्या समानता है किसके साथ? एल्कली मेटल के साथ। अब देखते हैं हैलोजन के साथ क्या समानता है। बच्चों जितने भी हैलोजन हैं हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन Cl नॉन मेटल है, तो ये Cl2 गैस बनाता है, ब्रोमीन Br2 लिक्विड है, I2 सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जबकि हाइड्रोजन भी हमारा मॉलिक्यूल बनाता है। तो जैसे क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है, Cl2 Br2, ऐसे हाइड्रोजन भी H2 बनाता है। ये नहीं बनाते मॉलिक्यूल्स, Na2, K2, सोडियम, पोटेशियम, ये लिथियम, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, जबकि ये बनाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इनकी तरह ये भी मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो देखो इनसे भी मैच हो रहा है। उसके बाद बच्चों जितने भी हमारे ये नॉन मेटल्स हैं, जितने भी हमारे क्या है ये नॉन मेटल्स हैं, ये क्या है? नेगेटिव आयन बनाते हैं। देखो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन, उसके बाद क्या है? आयोडाइड आयन। समझ में आ गया? तो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी, नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन एटम भी जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H- आयन बनाएगा। ये माइनस का चार्ज बच्चों थोड़ा सा ऊपर लगा लेना आप, H- ऊपर है, ठीक है, ये गलती से पावर लगाना भूल गया हूं, ठीक है। सो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयन, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके प्लस आयन बनाता है, गेन करके नेगेटिव आयन, तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं आयन, उसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। तो ये समानता है इनके साथ। उसके बाद बच्चों जिस प्रकार से हमारे हैलोजेंस होते हैं ना, ये मेटल के साथ कंबाइन करते हैं और नॉन मेटल दोनों के साथ ही कंबाइन करते हैं। तो इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हैलोजन जो है बच्चों मेटल के साथ भी कंबाइन करते हैं, नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी करता है, सिमिलरली हाइड्रोजन भी करता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे क्लोरीन है, अब ये मेटल के साथ कंबाइन करेगा, तो मेटल के साथ करेगा तो NaCl बना देगा, नॉन मेटल के साथ करेगा तो नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड बना देगा। समझ में आ गया? तो सिमिलरली हाइड्रोजन भी है बच्चों, ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ भी करता है। तो देखो कुछ एग्जांपल, हाइड्रोजन ने मेटल के साथ रिएक्ट किया, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, नॉन मेटल के साथ किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, H2O। समझ में आ गया? तो इस मामले में हाइड्रोजन एटम थोड़ा यूनिक एलिमेंट है और ये दो जगह मेल खाता है। तो परेशानी ये हो गई कि ग्रुप 1 में रखा जाए तो ग्रुप 7 से परेशानी, वहां क्यों नहीं रखा, वहां रखा जाए तो यहां क्यों नहीं रखा। तो पोजीशन कंप्लीटली जस्टिफाइड नहीं है, दो जगह होना चाहिए था जो कि संभव नहीं हुआ। ये था मेरिट डीमेरिट नंबर 2। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में रूल बनाया था कि यदि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट होंगी। सही है, लेकिन बच्चों जब एक्चुअल में वो क्लासिफाई कर रहा था तो कहीं कहीं पे उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपने इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। कहीं कहीं पे प्रॉपर्टीज का मिलान करने के चक्कर में उसको ऑर्डर रिवर्स करना पड़ा। मतलब हल्का एलिमेंट, एटॉमिक मास कम वाला पहले आना चाहिए था और एटॉमिक मास ज्यादा वाला बाद में आना चाहिए था, लेकिन हो यह रहा था कि जो बाद में हैवियर एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले ग्रुप से मैच हो रही है और पहले वाला जो लिखा है उसकी प्रॉपर्टी अगले वाले से मैच हो रही, तो उसने क्या रिवर्स कर दिया। मतलब समझ आ गया, भारी एलिमेंट तो पहले आ गया सीक्वेंस में और हल्के वाले को बाद में शिफ्ट कर दिया। तो प्रॉपर्टीज मैच करने के चक्कर में एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो कहीं कहीं पे गड़बड़ा गया। ऐसा एक उदाहरण है, ये रहा कोबाल्ट और निकेल। बच्चों बच्चों कोबाल्ट पहले रखा है,
निकल रखा है बाद में, कोबाल्ट अपीयर्स बिफोर निकल, और कोबाल्ट का मास ना ज्यादा है किससे, निकल से। तो देखो अ हैवियर एलिमेंट अपीयर्ड बिफोर अ लाइटर एलिमेंट, तो 50, हालांकि मार्जिनल फर्क है, 58.93 एमयू और इसका निकल का 58.7, ये हल्का है, बट हल्का होने के बावजूद ये बाद में आया, ये आना पहले चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, इसलिए ये करना पड़ा। तो देखो इधर, एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ स्थानों पर क्या हुआ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज वायलेटेड, जो बढ़ता क्रम था एटॉमिक मास का उसका उल्लंघन हुआ। ठीक है, क्यों, प्रॉपर्टीज मैच करने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल क्या है, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.93 है, इट अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका एटॉमिक मास है 58.71, तो हेवियर एलिमेंट अपीयर्ड बिफोर अ लाइटर एलिमेंट। दिस वाज डन टू प्लेस एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखने के चक्कर में ये थोड़ा सा करना पड़ा, बेमेल हो गया। ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाया, तो ये एक डीमेरिट ही है। जब कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो वो लेना चाहिए था, लेकिन फिर प्रॉपर्टीज का मैच नहीं हो पा रहा था। तो इसका मतलब एटॉमिक मास जरूरी नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता हो, पीरियोडिसिटी के लिए उत्तरदायी, तो मास जो प्रॉपर्टी सही नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद उसने क्या बताया कि बच्चों उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे, मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट मेरिट। तो पहले तो शुरू शुरू में साइंटिस्ट ने उसका डीमेरिट ही बताया था कि भाई गैप छोड़े तो इनकम्प्लीट है आपकी टेबल, फिर उसने क्या उसी को स्मार्टली क्या है अपने मेरिट में बदल दिया कि भैया ये गैप तो उन एलिमेंट्स के लिए हैं जो कि बाद में डिस्कवरी होगी, और उसकी प्रॉपर्टीज पहले उसने करेक्टली प्रेडिक्ट कर दी थी, बाद में हुआ भी ऐसा ही। स्कैंडियम, जर्मेनियम और जो हमारा स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम, इनकी डिस्कवरी हुई थी बाद में, और वो वहीं एग्जैक्टली फिट हुए सेम प्रॉपर्टीज के साथ में। ठीक, लेकिन बच्चों उसने दो एलिमेंट्स के बीच में जब गैप छोड़ा तो लोगों ने क्वेश्चन क्या किया कि भाई ठीक है आपने दो एलिमेंट्स के बीच में गैप छोड़ा है, तो अब मुझे बताइए या हमें बताइए कि इस गैप में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इसकी एग्जैक्ट संख्या बताओ। इस संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया, हालांकि उस गैप में सिर्फ एक की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो द इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज हाईली इरेगुलर स्पेशली इन हेवियर एलिमेंट्स। भाई एटॉमिक मास जो होता है ना वो आगे जाते हैं तो इवन पॉइंटों में भी आता है, देखो अभी ऊपर ही एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल का, पॉइंटों में है। तो ये कोई रेगुलर प्रॉपर्टी नहीं है कि एक एलिमेंट से अगले में जाते हैं, कभी कितना बढ़ जाता है, कभी एक बढ़ जाएगा, कभी दो बढ़ जाएगा, कभी ढाई बढ़ जाएगा, कभी 4.5 बढ़ जाएगा, कभी 7.5 बढ़ जाएगा, कभी 6 बढ़ेगा, अलग अलग है। एक रेगुलर इंक्रीज नहीं है, ट्रेंड नहीं है कोई कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि आपको 4 के एटॉमिक मास बता दें और 5 प्रिडिक्ट करो, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो बिकॉज दिस इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज हाईली इरेगुलर है स्पेशली हेवी एलिमेंट्स में, तो मेंडलीव सक्सेसफुली लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो उसने गैप तो छोड़ दिया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के, लेकिन बट ही कुड नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली ये नहीं बता पाया एज टू हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन एनी टू गिवन एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स के बीच में जो भी गैप छोड़ा गया है उस गैप में ये तो पता था कि डिस्कवरी होगी जिन एलिमेंट्स की वो आएंगे, लेकिन कितने आएंगे, किसी गैप में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक दो तीन, कितने डिस्कवरी होगी, ये जानकारी वो नहीं दे पाया। सो इट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डीमेरिट्स। तो बच्चों मेरिट हुए दो, पहला मैंने बताया कौन सा वाला कि गैप में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसने पहले से प्रेडिक्ट कर दी जो बाद में सही साबित हुई, ठीक है, उनकी डिस्कवरी के बाद में। दूसरा क्या, नोबल गैसेस का केस, नोबल गैसेस जो कि बहुत ही कम होती है एटमॉस्फेयर में, और उनकी डिस्कवरी के बाद में पता ये लगा कि उनकी प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं होती, तो उनको 8 के 8 ग्रुप में स्थान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनको अलग से एक सेपरेट 9th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के एंड में जचा दिया गया। इससे उसका जो एग्जिस्टिंग स्वरूप है उसमें कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और उसके बाद हमारे चार जो हमारे डीमेरिट्स हैं, पहला डीमेरिट आइसोटोप्स का केस, तो आप रूट वर्ड याद रख लेंगे हिंट्स में, आइसोटोप, आइसोटोप मतलब सिंस एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स उनका मास अलग अलग होता है, सो दे शुड हैव बीन गिवन different places in the atomic periodic table which was not done by Mendeleev। हाइड्रोजन के ही 3 स्थान बनते थे जो कि नहीं दे पाया। सेकंड मैंने बताया कि यूनिकनेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो होता है बच्चों दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से मैच होता है। पहला तो मैंने बताया एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दूसरा वाला हेलोजेंस। तो इन दोनों से मेल होने के कारण उसकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। ग्रुप 1 में रख दिया तो क्वेश्चन ग्रुप 7th में क्यों नहीं रखा, 7th में रखते तो क्वेश्चन आता 1 में क्यों नहीं रखा, तो इट वाज नॉट एग्जैक्टली जस्टिफाइड। ठीक है, देन तीसरा बताया मैंने कहीं कहीं पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का उल्लंघन किया, भारी जो कोबाल्ट है वो पहले आ गया हल्के निकल से, ये प्रॉपर्टीज के मेल करने के लिए किया गया, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और लास्ट मैंने क्या बताया कि प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए जो एटॉमिक मास है
इरेगुलरली इंक्रीज होता है। तो जो भी उसने गैप छोड़े थे दो एलिमेंट्स के बीच में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, उस गैप में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी होकर के आएगी ये जानकारी वो नहीं दे पाया। ये बच्चों उसका लास्ट डिमेरिट। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों आज? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ अच्छे से समझ लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, टेबल को रटना नहीं है आपको, जो समझ के करना है। साइलेंट फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है पीरियोडिक टेबल के, वो अच्छे से आप ध्यान में कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके जो मेरिट्स हैं 2 और डीमेरिट 4, ये अच्छे से लर्न करेंगे, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा जो थर्ड साइंटिस्ट हैं डोब्रिनर और न्यूलैंड्स के बाद में दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, इनका कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन बच्चों हम देखेंगे हेनरी मोजले। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और फिर देखेंगे इसके आधार पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन क्या किया। तो जस्ट मैं लॉ आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम इनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बच्चों जो हमने मेंडलीव का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखा था ना बच्चों, सेम टू सेम लॉ ही है, बट इसमें एक छोटा सा फर्क क्या कर दिया, एक छोटा सा फर्क कर दिया कि जिस प्रॉपर्टी को मेंडलीव ने यूज किया उसके स्थान पे क्या किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर को यूज किया। हेनरी मोजले ने किसको यूज किया? एटॉमिक नंबर को यूज किया। तो देखेंगे स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मोजले, हेनरी मोजले ने दिया, ये उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने के लिए जो मूलभूत क्राइटेरिया है ना, वो एटॉमिक मास नहीं है बल्कि वो एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये होता है, या फिर उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं पॉजिटिव, ये होता है, उसकी संख्या होती है। और ये हर एक एलिमेंट से जब अगले एलिमेंट पे जाते हैं तो एक रेगुलर फैशन में 1 1 से इंक्रीज होती है, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक एक से इंक्रीज होती है। तो इरेगुलरली इंक्रीज नहीं होती, हाईली रेगुलराइज्ड इसका फॉर्मेट है। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने क्या बताया था? मेंडलीव ने यहां मास बताया था, तो इन्होंने क्या बोला? नंबर पे डिपेंड करता है ना कि मास पे। समझ में आ गया? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे न निर्भर करके किस पे निर्भर करती हैं? एटॉमिक नंबर पे निर्भर करती है। ये ज्यादा मूलभूत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है एलिमेंट्स के। तो बिकॉज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, different number of electrons, that's why they differ in physical and chemical properties। ये है इसका मूलभूत मंत्र। समझ में आ गया? तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों जो मेंडलीव का पीरियोडिक, ये जो सॉरी मोजले, हेनरी मोजले का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का उसने क्या किया, तो बच्चों उसकी टेबल बहुत लंबी सारी है। जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। तो जो हेनरी मोजले ने भी ऐसी क्लासिफिकेशन किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। बच्चों उसने ग्रुप्स की संख्या 18 कर दी, सीधा 8 से 10 बढ़ गए, 18 ग्रुप्स में अरेंज किया। तो लंबी सारी टेबल है उसकी। ठीक है, और जो पीरियड्स हैं उसमें भी उसने एक पीरियड बढ़ा दिया, 6 की जगह 7 हो गए। तो ये चेंज आए। तो द नंबर ऑफ ग्रुप्स दे वर मेड 18 एंड द नंबर ऑफ पीरियड्स वर मेड 7। और क्योंकि इतने लंबी सारी टेबल है, इस टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज जो साइंटिफिक वर्ल्ड है इसमें ये सर्वमान्य टेबल है। ठीक है कि नहीं? क्या आज इसी को हम स्टडी करते हैं, मानते हैं इसमें कोई कमियां एक तरह से नहीं है। ठीक है ना? तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टडी करेंगे मेंडलीव की हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।